एवरीवन, आज हम बात करेंगे अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जोग्राफर्स। जो अरब जोग्राफर्स थे उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है जोग्राफी को डेवलप करने में आफ्टर ग्रीक्स, ऐसे बिलीव करते हैं। जो अरब जोग्राफर्स थे वो ये बिलीव उन्होंने डिफरेंट जो सोर्सेज है उनसे अपनी नॉलेज को लिया था। बेसिकली उन्होंने जो ग्रीक्स ने जो नॉलेज डेवलप करी थी रिलेटेड टू जोग्राफी, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। उसका सेकंड फैक्टर्स तो ये हो जाता है कि वो है ना, जितनी ज़्यादा हमें डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हम खुद को स्प्रेड कर पाएंगे और अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी हम डेवलप कर पाएंगे, उस रीजन्स के बारे में हम जान पाएंगे, है ना। वैसे ही ये लोग भी हेल्प ले रहे थे अपनी रीजन को दूसरे रीजन्स में नॉलेज की इंक्रीजमेंट के लिए। सेकंड बात तो वो है कि ये जो अपनी इस्लाम जो रिलीजन है उसको भी स्प्रेड कर रहे थे, है ना। जैसे तो ये इस्लाम जो रिलीजन है उसको भी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1641 में 1641 में हम देखते हैं कि 1641 में हम ये देखते हैं कि जो अरब जोग्राफर्स है, एक सेकेंड, हाँ, 1641 में हम ये देखते हैं कि जो अरब जोग्राफर्स है वो अरब रीजन के अलावा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले वो पर्शिया पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद वो आपके इजिप्ट में 1642 में इजिप्ट में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करते, फिर वो नीचे मूव ऑन करते हैं, है ना। फिर नीचे मूव ऑन करते तो 742 में वो 732 में, नॉट 42, 732 में पूरे जो ग्रेट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, सॉरी, जो आपके पूरा ग्रेट सहारा डेजर्ट है उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते 732 में। उसके बाद में वो सदर्न अफ्रीका तक भी मूव ऑन करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद अप्रोक्स 9th सेंचुरी में वो पूरे जो आइबेरियन पेनिनसुला है उसको कंट्रोल करते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला से वो फ्रांस तक अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अरब जोग्राफर्स है वो आपके साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया पर भी मूव करते हैं। ऐसे ऐसे करके वो पूरे अपने एशिया, अफ्रीका एंड ईस्ट यूरोप, मेनली ईस्ट यूरोप, और हम मतलब मेनली यूरोप भी कह सकते हैं, और यूरोप, है ना, यूरोप के मेजर पोर्शंस पे वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ओके, अपना मेजर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे मेल्टियस टाउन जो कि ग्रीक्स का एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल हब था, है ना, और वो कब था, 770 से 570 BC तक मेल्टियस जो टाउन है वो कलिब हारून अल रशीद, इन्होंने इनके जो टाइम पीरियड है उस वक्त एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने जो पीपल थे इनके एम्पायर के, उन्हें बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीक्स स्कॉलर्स है, जो राइटर्स है, जो फिलोसॉफर्स है, उनके वर्क को ट्रांसलेट करो इनटू अरेबिक लैंग्वेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरेबिक पीपल है उनको अंडरस्टैंड हो और वो अपने एम्पायर के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इनोवेशंस कर सके और अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर सके। तो इनके टाइम पीरियड में एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है इन द सिटी ऑफ बगदाद, जो कि अरब जोग्राफर्स का एक इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल हब माना जाता है। जैसे कि मेल्टियस टाउन जो था वो इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल हब था ग्रीक स्कॉलर्स का। इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो पीपल है वो ट्रांसलेट वर्क में इंक्लूड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करते हैं।
हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अल मामून। इन अल मामून के डायरेक्शन पे जो स्कॉलर्स थे एट द एकेडमी ऑफ बैतुल हुकमा, ये एकेडमी जो बगदाद में लोकेटेड है, इसके जो स्कॉलर्स थे उनके जो एम्परर थे अल मामून, इनके डायरेक्शन पे जो स्कॉलर्स है उन्होंने रिकैलकुलेट किया था सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ओके, उनकी जो सरकमफेरेंस आई थी, उन्होंने जो मेथड्स यूज़ किए थे वो रॉन्ग मेथड थे, इसलिए जो इनकी सरकमफेरेंस आई थी वो स्मॉलर आई थी एज कंपैरिजन टू दी जो जो वैल्यू आई थी सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ की, जो एरिस्टोस्थेनीज ने यूज़ की थी वो इनके कंपैरिजन में स्मॉलर ग्रेटर थी। तो इनके जो स्कॉलर्स थे बैतुल हुकुमा के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने मेज़र किया था 2160, है ना, ये सरकमफेरेंस मानी थी अबाउट दी अर्थ। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एरिस्टोस्थेनीज ने, तो एरिस्टोस्थेनीज ने जो सरकमफेरेंस मानी थी अर्थ की वो क्या थी 2500। ओके, जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट डे सिमिलर है अबाउट द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। इन्होंने इन्होंने जो एक्यूमी माना है, एक्यूमी जो कि टर्म किसने दी है, एरिस्टोटल ने, रिलेटेड अबाउट द हैबिटेबल पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसे सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया है, एरिस्टोस्थेनीज ने। जो इनकी एक्यूमी है, जो एल मैमून ने जो एक्यूमी बताई है वो बताया आपके मेडिटेरियन सी, जो हमारा वेस्टर्न लिमिट है, और सीएनए जो कि जापान के, एक सेकेंड, जापान के यहाँ पर लोकेटेड इस पॉइंट पे। ओके, ये ऐसे बताया था उन्होंने, ये हमारी हो गई ईस्टर्न लिमिट। इसको अच्छे से और देख लेते हैं, यानी जो एल मैम, एक सेकेंड, महमून, अल महमून है, इन्होंने बताया था जो हमारी वेस्टर्न लिमिट है वो मेडिटेरियन सी तक एक्सटेंड है, और जो हमारी ईस्टर्न लिमिट है वो जापान के सीले तक सिचुएटेड है। उसके बाद ये देखो, ये जापान है, इसके यहाँ पर ये आपको सिले देखने को मिलेगा। इसको और अच्छे से यहाँ पर ये देखो आपको सिले देखने को मिलेगा, यानी मेडिटेरियन वेस्टर्न लिमिट हो गई मेडिटेरियन सी से सिले तक। ओके, ये आपकी ईस्टर्न लिमिट हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अल मामून है, इनके डायरेक्शन पे जो स्कॉलर्स है बैतुल हुकुमा जो कि एकेडमी है, इसके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया था रिकैलकुलेट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। वही मेथड्स यूज़ किए थे जो मेथड्स यूज़ किए थे एरिस्टोस्थेनीज ने, पर इनकी जो सर्कमफेरेंस थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स थे। इन्होंने जो मेथड यूज़ करे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स थे, इस वजह इनकी जो सर्कमफेरेंस है वो मतलब रॉन्ग सर्कमफेरेंस माना जाता है एज कंपेरिजन टू एरिस्टोस्थेनीज की जो एरिस्टोस्थेनीज की जो वैल्यू आई थी सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है प्रेजेंट डे ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमने देखा जो अल मैमूम है, इन्होंने बताया कि जो हमारी वेस्टर्न लिमिट है वो हमारी मेडिटेरियन सी है, और जो हमारी ईस्टर्न लिमिट है वो सीले जापान तक सिचुएटेड है। तो यही था ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे इब्न हाकुल, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम ट्रैवलर्स थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलर किया है, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स अकाउंट्स प्रिपेयर किया है ना। और इन्होंने जो अरेबिक में जो इनोवेशंस हो रहे थे उसको ग्रीक में भी ट्रांसलेट किया है। इन्होंने जो अफ्रीका है और जो एशिया है उनके रिमोटेस्ट रीजन में भी ट्रैवल किया है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब ये हमारे पास लाए है अफ्रीका और एशिया के रिमोटेस्ट रीजन से। ओके, ये ना इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है, ये माना जाता है जब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मूव ऑन करते, ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जब ये मूव ऑन कर रहे थे तो ये इक्वेटर के 20 डिग्री साउथ में जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर लिविंग कर रहे थे, ये ना, क्योंकि उस समय ये जो ग्रीक्स है वो ये मानते थे, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये मानता था कि अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे से जाओगे तो वहाँ पे आपको है ना
अनहैबिटेबल पोर्शन देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन ये बिलीव करते थे, लेकिन इन्होंने जब 20 डिग्री साउथ इक्वेटर जब ये ट्रैवलिंग किया तो ये सरप्राइज से वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल देखने को मिले, है ना। इन्होंने जब इस इनोवेशन को मतलब डिस्कवर किया कि हाँ 20 डिग्री साउथ इक्वेटर के जैसे आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको हैबिटेबल पोर्शन देखने को मिलेगा। जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया या ये डिस्कवर की चीज़, फिर भी जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था हैबिटेबल जोन का वो एग्जिस्ट करता है फॉर लॉन्गर पीरियड्स में। ओके, ये सब था, ये सब हमने पढ़ा इबन हकुल के बारे में। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं अर्ली मिडिवल पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड फिजिकल जोग्राफी। कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज भी रिलीवेंस है मॉडर्न जोग्राफिकल थिंकिंग में। उसके अंदर जैसे उनके सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जो रिगार्डिंग क्लाइमेट प्रोसेस सेपिंग लैंड फॉर्म्स उसके अंदर है। अभी 1921 में क्या होता है, अल बल्की है वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेटिक डेटा from the accounts of different Arab travelers. ओके, उन अरब ट्रैवलर्स के अकाउंट से वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रिगार्डिंग क्लाइमेटिक डेटा जिन्होंने ट्रैवलिंग की है डिफरेंट रीजन्स में, और जो चीज़ें उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग के दौरान ऑब्जर्व की है ना, जो एक्सपीरियंस किया उसे वो अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं। उससे अल बक्की जो होते हैं वो मतलब इनका कंट्रीब्यूशन मानते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इन सब ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स है वहाँ से वो क्लाइमेटिक डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के ऑन दैट बेसिस ये एक वर्ल्ड एटलस को प्रिपेयर करते, वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस जिसका नाम है किताब अल अस्कल। किताब अल अस्कल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस है, वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस है जिसे किसने प्रिपेयर किया है, अल बल्की ने, राइट। तो आज के लिए बस यही, कल हम बात करेंगे अल मसूदी के बारे में। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे अल मसूदी। इनका बॉर्न होता है बगदाद में, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल हब माना जाता है अरब जोग्राफर्स का। इनका जो बॉर्न होता है उसका टाइम पीरियड होता है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 956 में। ओके, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये मूव करते, ये जो हमारा इक्वेटर है उसके साउथ में आपको मोज़ाम्बिक देखने को मिलेगा, है ना। मोज़ाम्बिक है उसके वहाँ तक ये मूव करते हैं और वहाँ पर ये हमें एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून। ओके, ये मानसून से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हु अरब जोग्राफर्स फर्स्ट टाइम provide a very good description related about the monsoon, so that answer is al masudi। ओके, ये हमें डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हमें ना इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे मॉइस्चर है उनका इवेपोरेशन होता है वाटर सरफेस से, और कैसे वो कंडेंसेशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ओके, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ये जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू दी अर्थ, वो ये मानते थे कि जो अर्थ है वो स्फेयर है और जो अर्थ सरफेस है वो कर्व्ड है। वो कैसा है, कर्व्ड है। इन्होंने हमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया रिलेटेड अबाउट द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हम अच्छे से डिटेल में अगली वीडियोस में देखेंगे, बट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का शॉर्ट टर्म ये देख लो कि कैसे जो एनवायरमेंट है, मेनली जो फिजिकल एनवायरमेंट है, वो हमारी जो लाइफ है यानी ह्यूमन की जो नेचर है उसके जो सोशल डेवलपमेंट है उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये उसके ऊपर बिलीव करते हैं। यानी ये हमारे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के ऊपर बिलीव करते थे कि कैसे एनवायरमेंट ह्यूमन है उसके सोशल एंड जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उन्हें कैसे मतलब है ना, उन्हें कैसे रोकता है, यानी एनवायरमेंट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, इन्फ्लुएंस सबसे
मतलब इन्फ्लुएंस कैसे होता है एनवायरनमेंट का ह्यूमन कल्चर और सोशल डेवलपमेंट के ग्रोथ में, उसमें ये बिलीव करते थे। ओके, इन्होंने हमें प्रोवाइड किया था डिस्क्रिप्शन अबाउट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट लाइफ एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, और इनका ये ओपिनियन था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा अल मसूदी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था बगदाद में। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते थे। इन्होंने ट्रैवल किया था साउथ ऑफ मोजाम्बिक, जो कि इक्वेटर के साउथ में पड़ता है। इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था मानसून के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने ये भी बताया था कि कैसे जो वाटर रहता है, कैसे हमारा ये जो वाटर है कैसे ये इवोपरेशन होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। इनका जो कॉन्सेप्ट था अर्थ के रिगार्डिंग वो था स्पेसिटी, और इनका ये बिलीव था कि जो अर्थ सरफेस है वो कैसी कर्व्ड है। इन्होंने एनवायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म है उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था। सो ऑल ये सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम अल मकदीसी के बारे में बात करेंगे। इनका भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना था इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। इन्होंने न्यू क्लाइमेटिक मैप्स को बनाया था वर्ल्ड के, जिस विथ 14 क्लाइमेटिक रीजन। इनका जो वर्क है वो माना था इम्प्रूवमेंट इन द मैप ऑफ अल बल्खी। अल मकसदी का ये ओपिनियन था कि जो हमारी क्लाइमेट है, एक सेकेंड, इनका ये बिलीव था कि जो हमारे क्लाइमेट है वो वेरीड करते हैं। ओके, नॉट ओनली रिगार्ड टू लैटिट्यूड बट आल्सो अकॉर्डिंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट पोजीशन। यानी इनका ये मानना था कि जो क्लाइमेट है वो हमारे वेरीड करते हैं, नॉट रिगार्ड हमारे लैटिट्यूड, बट लैटिट्यूड से ही नहीं, हमारे ईस्ट वेस्ट के जो पोजीशंस है उनसे भी जो हमारा क्लाइमेट है वो वेरी करते हैं। ही आल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया दैट सदर्न हेमिस्फीयर वाज मोस्टली ओपन एंड दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया वाज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इनका ये बिलीव था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी वो खुला है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड है। सो ये था अल मकदीसी के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अल बल्की है उनकी बुक आई थी किताब अल अस्कल, जो कि फर्स्ट एटलस मानी जाती है क्लाइमेटिक मैप के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि जो अल मसूदी है वो हमें अल मसूदी है वो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करते रिगार्डिंग टू दी मानसून। ओके, मानसून के रिगार्डिंग हमें ये कॉन्सेप्ट देते कौन, अल मसूदी। उसके बाद में हमने देखा कि जो अल मकदीसी है वो भी हमें क्लाइमेटोलॉजी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट देते हैं। ये हमें बताते हैं, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि सदर्न हेमिस्फीयर तो ओपन है ना, वहाँ पर लैंड इतनी नहीं जितनी एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर लैंड ज़्यादा है। इन्होंने 14 क्लाइमेटिक मैप्स को भी प्रिपेयर किया था, ऐसा माना था, जो कि इम्प्रूवमेंट माना जाता है इन द वर्क ऑफ अल बल्खी। तो हमने देखा कि जो अल बल्खी, अल मसूदी एंड अल मकदीसी, इन तीनों का इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। ओके, सो अब आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हमने बात करी थी अल बल्की, अल मसूदी एंड अल मकदीसी। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। जो अल बल्की, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेटिक एटलस को प्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था किताब अल अस्कल। अल मसूदी है, उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दी थी मानसून के बारे में। अल मकदीसी ने हमें ये बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ओपन है, एंड जो नदर्न हेमिस्फीयर उसमें सबसे ज़्यादा लैंड एरिया फाउंड होता है। उसके बाद इन तीनों का कंट्रीब्यूशन, और
हाँ, अल बल्कि, अल मसूदी, अल मकदीसी, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन बनता है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कि अल बिरूनी एंड इबन शियाना, इन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अल बिरूनी के बारे में। अल बिरूनी है वो इंडिया आते हैं एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनवी। एक सेकेंड, ये मोहम्मद गजनवी है, इनके टाइम पीरियड में अल बिरूनी इंडिया आते हैं। मोहम्मद गजनवी को हम सब जानते हैं कि इन्होंने 1992 से 1997 से 130 AD तक इंडिया पर रूल किया था। इनका जो जन्म है वो निशापुर अफ़गानिस्तान में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस्लामी इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने हिंदू जो कला है, हिंदू जो मंदिर है, हिंदू संस्कृति, उसको नष्ट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुल्तान टाइटल है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्हें सुल्तान कहा जा सकता है गजनवी एम्परर का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इतिहास और कला के संरक्षण भी थे। इन्हीं के शासन काल में हमें अल बिरूनी और फिरदौसी जैसे महान जो विद्वान थे उनका संरक्षण इन्होंने किया था। फिर अब हम बात कर रहे थे अल बिरूनी की, तो अल बिरूनी इंडिया आए थे इन्हीं के समय पीरियड में। और अल बिरूनी ने एक बुक लिखी थी किताब अल हिंद, जो उन्होंने लिखी थी 130 AD में। ये किताब अल हिंद है, इसमें हमें एक मतलब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है ग्रेट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का। ओके, ये जो बुक है ये डील करती है विद द प्रोसेस ऑफ शेपिंग लैंड फॉर्म्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी नॉर्मल कंडीशंस में कैसे लैंड फॉर्म का शेप हो रहा है उसके बारे में बात करती है। इस बुक में हमें देखने को मिलता है कि जो अल बिरूनी वो हमें ये अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंडेड स्टोन, जो इन्होंने ऑब्जर्व किए थे। जो हिमालयन के साउथ में है ना, वहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट होता है। एलुवियल डिपॉजिट जैसे कि जो रिवर्स है वो आती है और वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और वहाँ पर जब उन्होंने राउंडेड स्टोन देखे तो उसका इन्होंने अपनी जो बुक किताब अल हिंद उसमें है ना इसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे जो कोर्स एलुवियल मटेरियल है वो तो आपको नियर देखने को मिलते हैं माउंटेन के, और जो फाइनल एलुवियल मटेरियल वो आपको दूर देखने को मतलब दूर माउंटेन से दूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनकी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो थी वो ये थी कि साउथ इनकी एक लाइन थी, एक सेकेंड, इनकी एक लाइन थी, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट लाइन थी कि साउथ पोल नाइट सीजेज एग्जिस्ट, जो कि उन्होंने इंफॉर्मेशन ली थी, एन इंफॉर्मेशन विच इज़ probably collected from the accounts of those scholars who might have voyaged to the far south before the 11th century। यानी कि उनकी एक टर्म थी, उन्होंने बताया था साउथ पोल नाइट सीरीज एग्जिस्ट, जो डिफरेंट स्कॉलर्स है जो जिन्होंने 11th सेंचुरी में ट्रेवल किया था फार साउथ में, तो उसी के अकाउंट पर इन्होंने ये लाइन को प्रोड्यूस किया था। तो एक बार हम देख रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ा कि अल बिरूनी है, उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। उसमें वो मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड में इंडिया में आते हैं, मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड में इंडिया पर आते हैं। और जो मोहम्मद गजनवी उसके बारे में हमने देखा, इन्होंने किताब अल हिंद बुक लिखी थी, ये 2 वॉल्यूम में है ना। किताब अल हिंद बुक लिखी थी, इसके अंदर उन्होंने जो लैंड फॉर्म्स है, जो इंडिया के जो ज्योग्राफी उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, है ना। और उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो यही है कि साउथ पोल नाइट सीरीज टू एग्जिस्ट, जो डिफरेंट स्कॉलर जिन्होंने 11th सेंचुरी के पहले जो ट्रेवल किया था फार साउथ, तब जो चीज़ प्रोड्यूस हुई थी उससे इन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब था इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इब्न सीना के बारे में बताएंगे, जो भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्कॉलर के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जो इब्न सीना है, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि इन्होंने एक आइडिया डेवलप किया था लैंडस्केप इरोजन के बारे में।
इन्होंने ये कहा था कि कैसे माउंटेन में जो स्ट्रीम्स आती है वो कैसे उसे धीरे धीरे, मतलब कैसे स्लोली स्लोली बट निरंतर यानी स्ट्रेटली उसे कट करती जाती है ना, और जिससे जो हमें माउंटेन की जो हाइट है वो धीरे धीरे हमें रिड्यूस होती हुई देखने को मिलती है। यानी इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है तो इन्होंने दिया था अबाउट द आइडिया ऑफ लैंडस्केप इरोजन के बारे में, इरोजन, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनका जो सेकंड कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो उन्होंने ये बताया था कि जो हाई माउंटेन्स है उसमें आपको फॉसिल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है रॉक्स के अंदर। यानी इन्होंने ये टर्म दिया था कि फॉसिल्स जो है वो प्रेजेंट है इन द रॉक्स में। ओके, फॉसिल्स जो हाई माउंटेन्स हैं उनके अंदर जो रॉक्स पाई जाती है उसके अंदर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इब्न सीना है उन्होंने बताया था, उनका जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू दी ओरिजिन ऑफ लैंडस्केप वो 18th सेंचुरी, इनके कॉन्सेप्ट देने के 18th सेंचुरी बाद उनके 8 सेंचुरी बाद जेम्स हॉटिन जो कि एक स्कॉटिश जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है वो भी सिमिलर आइडिया देते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ इरोजन के बारे में, प्रोसेस ऑफ इरोजन के बारे में सेम आइडिया देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने जो जेम्स हॉटिन है इन्होंने कभी भी इब्न सीना के बारे में नहीं सुना था क्योंकि ये अरेबिक लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते थे। तो इब्न सीना का हमने कंट्रीब्यूशन देखा कि इन्होंने जो लैंडस्केप है और लैंडस्केप और इरोजन है उसके बारे में बताया। दूसरी बात इन्होंने हमें जो प्रेजेंस है फॉसिल्स उसके बारे में बताया। और सिमिलर जो आइडिया है इब्न सीना का अबाउट द लैंडस्केप ऑफ इरोजन वो सिमिलर आइडिया हमें जेम्स हॉटिन ने दिया था 8 सेंचुरी लेटर। जैसे वो देते हैं इब्न सीना उसके 8 सेंचुरी बाद देना जेम्स हॉटिन हमें ये आइडिया देते हैं, सेम प्रोसेस बताते इरोजन की। क्योंकि जेम्स हॉटिन ने कभी भी अरेबिक लैंग्वेज को नहीं पढ़ा था और कभी भी मतलब उन्होंने अरेबिक नहीं पढ़ना आता था, इसलिए कभी भी उन्होंने इब्न सीना का नाम नहीं सुना था। तो हमने दोनों की बात कर ली, अल बिरूनी की भी बात कर, हमने अल बिरूनी की भी बात कर ली और इब्न सीना की भी बात कर ली। इन दोनों का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानते हैं इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो अब आप मुझे कमेंट करना और बताना कि अल बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी अबाउट ए ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ जोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, ये वाला बताना। और इब्न सीना ने जो दो बताया था, एक तो प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप इरोजन और दूसरा क्या बताया था कि जो फॉसिल्स है वो पाए जाते हैं आपके रॉक्स के अंदर। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम अल इदरीसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अल इदरीसी के बारे में। ये फर्स्ट जोग्राफर्स है जिन्होंने जो टॉलेमी के आइडिया, जो ग्रीक जो रोमन जोग्राफर थे टॉलेमी, उनके जो आइडियाज़ है या उनके जो एरोनियस कॉन्सेप्ट्स थे, जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स थे, उन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने करेक्ट किया है। इनके पास में जैसे जो न्यू इन्फॉर्मेशन जो थी इनके पास में, उसके बेसिस पे इन्होंने न्यू जोग्राफी को डेवलप किया। इन्होंने अपनी बुक बनाई थी जिसका टाइटल रखा था, ये अपनी बुक है उसका टाइटल रखा था अमेजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल अराउंड दी वर्ल्ड। ये जो बुक थी इसके अंदर उन्होंने जो टॉलेमी है उसके जो एरोनियस कॉन्सेप्ट्स थे रिगार्डिंग के जो इंडियन ओशन है वो एक सेकेंड, इंडियन जो ओशन है टॉलेमी का ऐसा माना था इंडियन ओशन है वो एनक्लोज्ड है विद दी लैंड। उसे किसने करेक्ट किया था? तो उसे करेक्ट किया था अल इदरीसी ने। दूसरा जो एरोनियस कॉन्सेप्ट था टॉलेमी का वो ये था कि जो कैस्पियन जो सी है उसे गल्फ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये वाला जो आइडिया था ये भी अल इदरीसी ने करेक्ट किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक सेकेंड, हाँ,
जो इदरीसी हैं, अल इदरीसी, उन्होंने टू रिवर्स के जो मतलब ओरिजिन पॉइंट है उसको भी करेक्ट किया था. फर्स्ट वन इज डेन्यूब रिवर एंड सेकेंड वन इज नाइगर रिवर. ओके, ये डेन्यूब रिवर है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट है. डेन्यूब रिवर के बारे में हमने बताया था कि ये ईस्टर्न लिमिट किसने कंसीडर करी थी अपने इक्यूम में, तो वो थे हेरोडोटस. ओके, उसके बाद इसके जो ओरिजिन पॉइंट है इसको भी अल इदरीसी ने करेक्ट किया था. उसके बाद हम देखते हैं कि जो नाइगर रिवर है यहाँ से ओरिजिन होती जो है ना, उसके भी मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इन्होंने सही किया था. उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रीक डिवीज़न थे वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करना, वो जो अल इदरीसी वो उसे सही नहीं मानते थे और इन्होंने सजेस्ट किया था मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड क्लाइमेटिक सिस्टम्स को. तो ये था अल इदरीसी के बारे में. थैंक यू सो मच. हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इब्न बतूता के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी अरब जोग्राफर्स की उसमें हम इब्न खालदून के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इब्न बतूता एक ग्रेट ट्रैवलर है मिडिवल अरब वर्ल्ड के. इनका जो पूरा नाम है वो अब्दुल्ला मोहम्मद सरनेम्ड इब्न बतूता है. इनका जो जन्म होता है वो आपके सेंजियन में होता है 1304 में. उसमें एट द एज ऑफ 21 ये आपके ट्रैवलिंग करते हैं मक्का में, है ना. मक्का में जब ये ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, तो ट्रैवलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको स्टडी करना था मुस्लिम लॉ की. लाइक इनको पढ़ना था अपना मुस्लिम लॉ. एक सेकेंड, मेरे वाला, हाँ, इनको पढ़ना था मुस्लिम लॉ, इसलिए वो ट्रैवलिंग करते मक्का. पर जब वो इस रूट से ट्रैवलिंग कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे लैंड और जो पीपल यहाँ पर रहते हैं उनसे. तो फिर ये कहते तो ये मक्का आ ही जाते हैं फाइनली. फिर मक्का में सोचते कि यार इनका मुस्लिम जो लॉ है उसमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो ये डिसाइड करते कि मैं मुस्लिम लॉ को स्विच करता हूँ और मैं अपनी जो ट्रैवलिंग है उस पर और ज़्यादा फोकस करता हूँ. पर इनका एक वाइज डिसीजन ये था कि ये जिस सेम रूट से आए थे उसी सेम रूट को फॉलो नहीं करते, डिफरेंट रूट को फॉलो करते. तो ये कौन से रूट को फॉलो करते, तो रेड सी से ये जाते इथोपिया, इथोपिया से किल्वा और किल्वा से मोजाम्बिक. किल्वा आपके 10 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के, ठीक है. उससे आपके जाते हैं मोजाम्बिक में ये अरब ट्रेडिंग जो पोस्ट है उससे देख वहाँ पर ये संभालते हैं. उसके बाद ये देखते हैं कि जो बिरवा एक पोर्ट है वहाँ पर ये देखते हैं, वहाँ पर ये पहुँचते हैं. फिर ये देखते हैं कि यार ये तो 20 डिग्री साउथ इक्वेटर में. तो फिर इनके माइंड में आता है कि यार मैंने ऐसे पढ़ा था कि जो इब्न हाकुल है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आप 20 डिग्री साउथ में जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा. यानी जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे आपने इक्वेटर को क्रॉस किया तो आप मतलब आप सर्वाइव नहीं कर सकते. इसलिए जो एरिस्टोटल है उन्होंने ये कहा था कि जो इक्वेटर है उसके बाद से आपको अनहेबिटेबल पोर्शन देखने को मिलता है ड्यू टू द एक्सटेंसिव हीट. बट जैसे इब्न हाकुल ने 20 डिग्री साउथ ट्रेवल किया था तो वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक में थे क्योंकि वहाँ पर बहुत लार्ज नंबर में पीपल सर्वाइव कर रहे थे. तो इब्न हाकुल का जो कॉन्सेप्ट था कि यार मतलब कि जो इक्वेटर है उसके मतलब उसके नीचे भी उसके जो सदर्न साइड है वहाँ पर भी आप ना मतलब वहाँ पर भी हैबिटेबल पोर्शन है. तो उसे इब्न बतूता भी इब्न हाकुल का जो कॉन्सेप्ट है उसे सपोर्ट करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि ये मोजाम्बिक से आपके जाते हैं वापस मक्का में. अब मक्का से ये आप इन रूट्स को देखते रहना है, ठीक है. एक सेकेंड, आप इन रूट्स को देखते रहना, ठीक है. मोजाम्बिक से वापस मक्का, मक्का से ये जाते हैं बगदाद, बगदाद से ये जाते हैं पर्शिया के आसपास वाले इलाके में और ये पूरा जो ब्लैक सी उसको कवर कर लेते हैं. उसके बाद ये हमारे जो रशियन स्टेपीज है उसे जो समरकंदा जो अभी उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वहाँ जाते हैं. उसके बाद ये अफगानिस्तान काबुल वाले रीजन में एंटर करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि ये दिल्ली आते, दिल्ली में जो एम्परर होता है मतलब ये दिल्ली में ये इंडिया में बहुत लंबे समय तक रहते हैं. और जो मंगोल एम्परर थे
वो इन्हें कहते ये बहुत सालों तक इंडिया में रहते हैं, और जो मंगोल एम्परर होते हैं वो इन्हें कहते हैं कि आप पूरे इंडिया को ट्रैवलिंग करो। तो इन्हें एक मौका मिलता है पूरे इंडिया को ट्रैवल करने का, और इससे जो मतलब अपनी नॉलेज है उसको और इंक्रीज करने का। तो फिर ये मालदीव आइलैंड जाते हैं, है ना। फिर एक सेकेंड, ये जब इंडिया का ट्रैवलिंग कर रहे तो जो एम्परर है वो इन्हें अपॉइंट कर देता है एम्बेसडर ऑफ चाइना, यानी इन्हें बना देता है चाइना का एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये चाइना जाते हैं तो इन्हें थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं यार मैं चाइना जाने से पहले सदर्न जो इंडिया है उसको भी ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। तो ये मालदीव आइलैंड आते हैं, मालदीव आइलैंड से सीलोन, सीलोन से आपके सुमात्रा, सुमात्रा जाते हैं। देखो ये ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। सुमात्रा जाते हैं, फिर सुमात्रा से ये फाइनली जाते हैं आपके चाइना में, ठीक है। ये ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं, ये चाइना में जाते हैं, चाइना से वहाँ पर ये थोड़े दिनों तक रहते हैं, फिर ये लेफ्ट हो जाते हैं इंडिया में इन 1350 के टाइम पर ये इंडिया में वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद में ये अपनी जो फेज़ है वो वापस वहाँ पर रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। फेज़ में जो मोरक्को की कैपिटल है है ना। फिर वहाँ पे 1351 से ये एक ट्रिप प्लान करते हैं स्पेन का, ठीक है। स्पेन में ट्रिप प्लान करते हैं और अगेन कम बैक टू फेज, वापस ये फेज पे आ जाते हैं ड्यूरिंग 1351 से 53 तक, ओके। 53 तक इबन बतूता ट्रेवल्ड अक्रॉस सहारा एंड रीच्ड टिम्बुक्तू ऑन द नाइगर रिवर, ओके। टिम्बक्तू ऑन नाइगर रिवर 1351 से 53 तक, ओके। यहाँ पे नाइगर रिवर जो हमने नेक्स्ट वीडियो में बात किया था, जो आपके ये देखो नाइगर रिवर, ओके, ये रिवर है एक सेकेंड, ओके, दिख रही है आपको, ठीक है। नाइगर रिवर, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको लेते हैं अबाउट द कल्चर ट्रेड्स ऑफ मुस्लिम नेग्रो ट्राइब्स जो लिविंग रहती थी इन द पार्ट ऑफ अफ्रीका। यानी ये जो नाइगर वाला जो पोर्शन है यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द नेग्रो ट्राइब्स, ओके। नेग्रो मुस्लिम ट्राइब्स, ये मुस्लिम ट्राइब्स थी, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करते 1351 से 53 तक। अब 53 में ये फाइनली रिटर्न हो जाते फेज, यहाँ पर ये अपने मतलब फाइनली अब ये यहाँ पर सेटल हो जाते हैं जो मोरक्को की कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पे सुल्तान जो होता है इन्हें कमांड करता है इब्न बतूता को कि यार आपने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है तो क्यों ना आप अपने जो मतलब एक राइटिंग अपनी बुक लिखो, आपने जो ट्रैवलिंग किया है उस पर। तो इनका क्या होता है सम 30 ईयर्स, यानी आप देखोगे इन्होंने पूरे 3 साल तक पूरे 30 ईयर्स तक ट्रैवलिंग किया। और इन्होंने कितना ज़्यादा डिस्टेंस, अगर लीनियर डिस्टेंस की बात करें तो इन्होंने कितना करा था 75,000 माइल्स, यानी उस वक्त इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यानी 75,000 माइल्स इन्होंने कवर किया था। और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, है ना। इन्होंने अपनी 14th सेंचुरी में अपनी बुक को प्रिपेयर किया था जिसका नाम था द रियाले, ओके। द रियाले इनकी बुक थी, ये देख सकते हैं, इसे ट्रांसलेट किया है एंड एडिट बाय रेव सैमुअल ली, ओके। ये इब्न बतूता के जो पूरा इन्होंने ट्रैवलिंग किया उसके ऊपर था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली इनकी जो बुक थी वो अरेबिक लैंग्वेज में थी, तो इसका लिटिल ही इम्पैक्ट देखने को मिला क्रिश्चियन वर्ल्ड में, ओके। क्योंकि क्रिश्चियंस लोगों ने इसे लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट नहीं किया था। तो ये सब हमने पढ़ा इब्न बतूता के बारे में। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते कि इन्होंने कहाँ से कहाँ ट्रैवलिंग किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब कह सकते कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और एक सेकेंड, ओके, देखो सबसे पहले तेंजियार में इनका जन्म होता है। तेंजियार से ये ट्रैवलिंग करते हैं आपके तेंजियार से ये ट्रैवलिंग करते हैं आपके मक्का में। यहाँ पर इनको मुस्लिम लॉ पढ़ना था, पर जब ये ट्रैवलिंग कर रहे थे तो यहाँ पर वो लैंड एंड पीपल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार मुझे ट्रैवलिंग करना है, मुझे लोगों को जानना है। तो फिर ये क्या करते हैं, तो फिर
तो फिर ये आप इन सबको छोड़ते हैं और रेड सी से आप क्या जाते हैं इथोपिया, इथोपिया से किल्वा, किल्वा से बगदाद, 20 डिग्री साउथ में। यहाँ पर इन्हें समझ आता है कि यार जो इबन हाकुल है वो सही कह रहे थे कि 20 डिग्री साउथ पे पीपल रह सकते हैं। उसके बाद में ये ट्रैवलिंग करते वापस मक्का, मक्का से बगदाद, बगदाद से पूरा जो ब्लैक सी उसको कवर करते, ब्लैक सी से समरकंद, समरकंद से आपके काबुल, काबुल से इंडिया, इंडिया से पूरा ट्रैवलिंग करते मालदीव आइलैंड, मालदीव आइलैंड से सिलोन, सिलोन से आपके चिटागोंग जो अभी बांग्लादेश में, वहाँ से ये जाते सुमात्रा, सुमात्रा से जाते इन चाइना, क्योंकि जो इंडियन जो एम्पायर होता है वो इन्हें चाइना का एम्बेसडर बनाता है। वापस ये अपनी जो कैपिटल है वापस ये रिटर्न हो जाते। फिर आज हम बात करेंगे इबन खालदून की। इबन खालदून लास्ट ग्रेट मुस्लिम ट्रैवलर थे मिडिवल वर्ल्ड के। इनका जो बॉन्ड होता है वो भी मेडिटेरियन सी पे होता है, उसके नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका वाले पोर्शन पे होता है। इन्होंने क्या किया था, जो पॉलिटिकल जोग्राफी है उसको डेवलप किया था इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर। जो ये देख रहे थे इनके टाइम पीरियड में कैसे राइज एंड फॉल हो रहा था एम्पायर का, उसी को देखते हुए इन्होंने फाउंडेशंस रखा था पॉलिटिकल जोग्राफी का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इबन खालदून है इनकी जो मोस्ट ऑफ द लाइफ का टाइम पीरियड होता है वो स्पेंड करते हैं अल्जीरिया और टूनिशिया की जो कंट्रीज़ है वहाँ की सिटीज़ के अंदर, और बहुत सारा और भी टाइम पीरियड मतलब स्पेंड करते हैं जो स्पेन के मुस्लिम वाला पार्ट है, मुस्लिम रीजन वाला पार्ट है वहाँ पर, मुस्लिम कंट्रोल वाला पार्ट है वहाँ पर। हम देखते हैं 45 की एज में जो इबन खालदून है वो द मुकदमा बुक राइट करते हैं। ये उस वक्त की एक मोस्ट डिटेल ऑटोबायोग्राफी थी मिडिवल जो मुस्लिम हिस्ट्री है उसके बारे में। इसके अलावा इसमें हिस्ट्री के अलावा हमें देखने को मिलता है कि इबन खालदून ने जियोपॉलिटिकल जो थिंकिंग का जो 14th सेंचुरी में डेवलप्ड हो रही थी ना अरब वर्ल्ड में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। इन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में भी लिखा कि कैसे जो एनवायरमेंट है मैन के कल्चर को इफेक्ट करता है, उसकी सोसाइटी को इफेक्ट करता है, उसके वे ऑफ लिविंग को इफेक्ट करता है। इन सब के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है। जो इबन खालदून है वो इनके टाइम पीरियड में जो दो पॉलिटिकल हायरार्की को एक्सप्लेन करते हैं कि हमें एक राइवलरी देखने को मिलता है पॉलिटिकल हायरार्की बिटवीन द ट्राइब्स एंड जो सेडेंटरी अर्बन पीपल है उनमें। जो ट्राइब है वो मेनली कौन सी, बॉडियंस वो ट्राइब है जो अभी आपको प्रेजेंट डे ना अरबिक वर्ल्ड में जो डेजर्ट में ड्वेलर्स देखने को मिलते हैं, है ना, गुमंतु नॉमेडिक ट्राइब है। ये मानते कि बहुत ज़्यादा ये डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन द बॉडियंस एंड जो आपके अर्बन पीपल है उसके अंदर। ये बताते कि बॉडियंस कैसे रहते हैं, उनकी मतलब ये बताते कि उनका जो ऑक्यूपेशन, एक तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कि जो बॉडियंस है वो ना उनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर पे, और जो आपके अर्बन पीपल है उनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट करता है आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। उसके बाद ये बताते हैं कि कैसे जो बॉर्डर्स है वो आपके ना परमानेंट सेटलमेंट में नहीं रहते, वो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, है ना, माउंटेन से आपके प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया से माउंटेन में। ये से बताते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, है ना, उनमें एक वार लाइक स्पिरिट होता है। वहीं वो बताते हैं कि जो अर्बन पीपल है वो करेजियस नहीं होते, वो परमानेंट सेटलमेंट रखते हैं, उनमें इतना करेजियस नहीं होता, वो अपनी जो वेल्थ है उसको कंसंट्रेट करते हैं और एक स्मॉलर एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, और अपना एक स्मॉलर एरियाज़ में अपनी खुद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपना खुद का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, है ना, और अपनी सिक्योरिटी के लिए लोगों को चूज़ कर लेते हैं, है ना। उसके बाद ये बताते हैं कि जो बॉर्डिंग ट्राइब है वो लार्ज एरिया में रहती है, उनकी खुद की मतलब उनके भी खुद की गवर्नमेंट होती है ना। लेकिन जब कुछ बॉर्डिंग्स ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया तो उनकी जो वॉर लाइक स्पिरिट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, क्योंकि बहुत सारे जो बॉर्डिंग्स होने वो पीजेंट्स बन गए, वो टाउन मैन बन गए, है ना। तो उनका जो एम्पायर था बॉर्डिंग्स का वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गया, है ना। तो हमें देखने को मिला कि यार जो बॉर्डिंग्स है जो अर्बन पीपल है, जो सेडेंट्री पीपल है, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी उनके पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि दोनों इंटर रिलेटेड है ना, धीरे धीरे इवोल्यूशनरी डेवलप्ड होते हैं, है ना, इवोल्यूशनरी डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद इन्होंने
जो आपके इब्न खालदून है, इन्होंने ना इनके टाइम पीरियड में जो इनका एम्पायर था उसको उसके राइज एंड फॉल के लिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया और उसे देखा कि कैसे इनका जो एम्पायर था, मतलब इनके इनके टाइम पीरियड में जो एम्पायर था वो कैसे डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना। फिर इनका भी यही मानना था कि उसके बाद हम देखते हैं कि इनका ये बिलीव था। ग्रीक जो फिलोसोफर रहे या ग्रीक फिलोसोफर्स थे एरिस्टोटल, उनका जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू एक्यूमी, कि यार इक्वेटर के नीचे आप जाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकोगे, ये कॉन्सेप्ट भी इब्न खालदून एक्सेप्ट करते थे कि हाँ कि मतलब आप जैसे इक्वेटर के साउथ जाओगे तो इंटेंसिव हीट है वो आपको वो एक बैरिंग से वो एक आपका ना मतलब रोकता है आपको, है ना। आप वहाँ पे जैसे आप इक्वेटर के नीचे आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, है ना। और वैसे ही अगर आप नॉर्थ में ज़्यादा ट्रेवल करोगे कोल्डर रीजन में तो आप वहाँ सरवाइव नहीं करोगे ड्यू टू द इंटेंसिव कोल्ड। ठीक है, ये मतलब ग्रीक के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने टू स्कोप प्रेजेंट किया नेचर एंड स्टडी ऑफ जोग्राफिक इंक्वायरी, है ना। इन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे फोकस किया, बट इनका जो भी मेनली कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा ग्रीक से इन्फ्लुएंस थे। तो ये सब हमने पढ़ा अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न खालदून। तो आज अब हमारे जितने भी अरब जोग्राफर्स हैं उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितना भी था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।